अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फाइनली वैस इज हियर। वैस आपको आवाज आ रही है? उम्मीद है कि आ रही है। अच्छा जी, हमने क्या पढ़ लिया? बैडेट्स पढ़ लिया। कोई सवाल आपका? जो एग्जांपल 10 है उसमें फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑटोमैन एंटरप्राइजेस। ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग में है 6,18,500 और क्लोजिंग में है 5,58,800। 6,18,500 के साथ स्टार लगा हुआ है जिसमें लिखा है आफ्टर रेटिंग ऑफ रिसीवेबल ऑफ 32,000 ड्यूरिंग 17। ओके, ठीक है। The following adjustments need to be made at 31st December 2017. Cash of rupees 1785,850 was received from MJM Traders, whose balance had been written off in 2016. The amount received was credited to suspense account. देखें, अब आपको एक बंदे से पैसे आए जो डूब चुका था ऑलरेडी, तो क्या एंट्री करनी चाहिए थी? कैश डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट, राइट? आपने क्या किया? आपने उसे एक सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। यानी कैश तो डेबिट किया ही किया होगा आपने, लेकिन क्रेडिट बैड डेट्स करने के बजाय उस वक्त आपको पता नहीं था, आपने कहा यार है पता नहीं कौन पैसे देगा, तो आपने एक नया अकाउंट खोला सस्पेंस के पता नहीं कौन है और आपने उसमें डाल दिया। बाद में उस बंदे ने कहा पर ये हालत है साथ उसने बताया जनाब मैंने आपके पैसे दे दिए। अच्छा तुम थे, जरा डिपॉजिट स्लिप भेजो। उसने स्लिप भेजी। मैं कहा हाँ वाकई इसी ने जमा कराए हैं। अब पता लग गया, अब क्या करेंगे? इन पैसों को सस्पेंस अकाउंट से निकाल के बैड डेट्स अकाउंट में ले जाएंगे। तो लिहाजा सस्पेंस जो क्रेडिट कर रखा था उसको डेबिट कर देंगे और बैड डेट्स को क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो सही हो गई, पता चल गया। अगली बात कहते हैं रिसीवेबल फ्रॉम नूर मर्चेंट of 31,800 which had been specifically provided for in full in 2016 is to be written off. नूर मर्चेंट था, 31,800 का उससे रिसीवेबल था और हमने 2016 पे उस पर 100% प्रोविजन रख छोड़ी थी, वो डूब गया। तो डूबने की क्या एंट्री होती है? बस दैट्स इट। उसके बाद a specific provision of 75% is to be made against the balance of QT bakers amounting 24,200। 24,200 पे 75% हमने प्रोविजन लेनी है स्पेसिफिक। ओके, और जनरल प्रोविजन हम कहता है is always maintained at 4% of the remaining balance। ठीक है, तो बाकी वे 4% ले लेंगे। अब ओपनिंग प्रोविजन है नहीं 2017 की, तो नहीं है तो नहीं है। तो 2017 का अब आपके पास 6,18,500 है, उसमें से ये 31,800 बैड हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा, तो बाकी कितना बचा? 700, 16, 14, 5,84,700, 5,86,700, 5,86,700। तो ये 5,86,700 ये अब हमारा रिसीवेबल बच गया है। इसमें से एक बंदा है क्यूटी बेकर जिस पे 24,200 का रिसीवेबल है, जिस पे 75% की प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब इस 5,86,700 के दो हिस्से कर देंगे, 24,200 अलग कर देंगे क्यूटी बेकर और बाकी के पैसे अलग कर देंगे। वो कितने पैसे बनते हैं बाकी? 5,86,700 ने 24,200, 5,62,500। इस पे 4% ले लेंगे, इस पे 75% ले लेंगे, दोनों को जमा कर देंगे, तो 2017 की क्लोजिंग प्रोविजन सामने आ जाएगी। ये 2017 की जो क्लोजिंग प्रोविजन है
ये 2018 के लिए ओपनिंग बन जाएगी, और 2018 का जो क्लोजिंग बैलेंस है उस पर तो सिर्फ 4% लेनी है, स्पेसिफिक तो बताई कोई नहीं है। तो 2018 की क्लोजिंग बस 5,58,800 का, यानी सॉरी 2018 तो इसमें है ही नहीं, इसमें 2016 दिया हुआ है। ये 2016 है भाई, ओपनिंग दिया तो हुआ है। ये क्या है, ये ओपनिंग रिसीवेबल है नहीं, इसमें एक पे नूर मर्चेंट 31,800 पे आपने 100% प्रोविजन ली थी कि नहीं ली थी? तो ओपनिंग तो दिया हुआ है, ये 2016 है, मैं इसको 2018 पढ़ी जा रहा हूँ। तो ये जो 5,58,800 है, इसमें 31,800 नूर मर्चेंट का होगा, वो जिसके ऊपर आपने 2016 में फुल प्रोविजन ली थी। और बाकी के पैसे कितने बचे? 5,58,800 ना, 31,800, 5,57,000 और 30, 5,27,000। 5,27,000। तो 5,27,000 पे 4% हो जाएगी और 31,800 पे 100% हो जाएगी। दोनों को जमा करेंगे तो ये 2016 की प्रोविजन निकल आई, जो कि 17 की ओपनिंग प्रोविजन बन गई। ये 17 की ओपनिंग प्रोविजन है। ओके, का पीटीसीएल इज आउट। पीटीसीएल आउट हो सकता है, और तो कोई चीज आउट नहीं होती। अच्छा जी, और बताइए कोई सवाल? गुड, सो वी आर डन विद द बैड डेट्स थिंग। इसके ये कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप वगैरह जनरल नॉलेज के लिए। सवाल में अगर तो वो कह रहा है कि स्पेशल बुक से बनाएं तो स्पेशल बुक से बनाएंगे, अगर नहीं कह रहा है लेकिन सवाल क्या है उस पर डिपेंड करता है। मैं इस तरह तो बता ही नहीं सकता कि क्या बनाना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या करना है, वो करेंगे। नहीं ऐसे, अगर उसने कहा लेजर बना दो, जैसे आपका दिल करता है बना दे, उसने तो नहीं कहा कि स्पेशल डे बुक से बनाए। बात का क्या होता है कि वो आपको डे बुक्स बना के दे देता है, कहता है लेजर बनाए, तो मुझे कोई तकलीफ है मैं पहले जनरल बनाऊंगा? डे बुक्स बनी बनाई सामने है, सीधा लेजर बनाऊंगा वहीं से, है ना? ऐसा सवाल माजी में आया हुआ है पेपर में वैसे कि डे बुक्स बनी बनाई आ गई है, कहता है इसका ट्रायल बैलेंस बनाए। इसका मतलब है कि डे बुक्स से ही लेजर बना के ट्रायल बना दूंगा। दो टेक्निक्स हैं जब आप डे बुक्स बनाते हैं, तो रिसीवेबल पेबल को मैनेज करने की दो टेक्निक्स हैं। एक में आप सिर्फ इंडिविजुअल टी अकाउंट्स खोलते हैं, और दूसरी टेक्निक में आप इंडिविजुअल टी अकाउंट तो खोलते ही हैं, साथ एक कंट्रोल अकाउंट भी खोल लेते हैं जो उसका समरी अकाउंट होता है। ये दो अलग अलग टेक्निक्स हैं। डे बुक्स विद कंट्रोल अकाउंट्स भी हो सकती हैं, डे बुक्स विदाउट कंट्रोल अकाउंट्स भी हो सकती हैं। अगर वो विद कंट्रोल अकाउंट है तो रिसीवेबल के इंडिविजुअल लेजर भी खुलेंगे और एक कंट्रोल अकाउंट भी खुलेगा, और अगर वो विदाउट कंट्रोल अकाउंट है तो बस सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट खुलेंगे, कंट्रोल नहीं खुलेगा। जरूरत क्या है? देखें वो बनाए, आपको कोई रोकता है? बनाए। होता क्या है असल में, जब हम बार बार सवाल करते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें हमारे जेन में ही हल होना शुरू हो जाती हैं। हम जेन में ही सोचते हैं और उसकी डायरेक्ट टी अकाउंट में एंट्री डाल देते हैं। मसलन आप, अगर मैं आपको कहूं कि बैड डेट्स हुए हैं तो बताएं रिसीवेबल में किधर लिखेंगे? बैड डेट्स हुए हैं तो रिसीवेबल में किधर लिखेंगे? रिसीवेबल के टी अकाउंट में किधर लिखेंगे? आपने कोई जनरल एंट्री बनाई उसकी? नहीं बनाई। इस तरह हमें जरूरत नहीं पड़ती एंट्रियां बनाने की, हमें डायरेक्ट पता होता है यार इसमें इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है। दिस इज हाउ इट गोज ऑटोमेटिक। वैसे ही आपके ना जहन में चीज बैठ जाती है, बैड डेट इधर आनी है ना, उसके पीछे एंट्री ही थी, जाहिर है बैड डेट डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। अब आपने एक दफा लिखा क्रेडिट पे, दो दफा लिखा क्रेडिट पे, 10 दफा लिखा क्रेडिट, आपको वैसे ही याद हो गया यार इन्हें क्रेडिट पे आना। यू डोंट नीड टू मेक जर्नल अगेन, डायरेक्टली उसका ले जाते जब आप कोई सवाल हल करते हैं
तो जब आप कोई सवाल हल करते हैं तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन मांग क्या रहा है, जो वो मांग रहा है ये है उसकी रिक्वायरमेंट। उसको पूरा करने के लिए जो कुछ भी आप करेंगे वो है वर्किंग, और वो क्वेश्चन का पार्ट है, उसके नंबर हैं, वो वही करेंगे सवाल के साथ वही। मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक काम करता हूं, किधर गया, ऊपर चले गए कि ये सवाल अभी हमने हल किया, ये 9-10 नंबर एग्जांपल अभी हमने हल की। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रीपेयर द लेजर अकाउंट्स फॉर प्रोविजन एंड फॉर बैड डेट, है ना। ये इसकी रिक्वायरमेंट ना होती, इसकी रिक्वायरमेंट होती व्हाट अमाउंट विल बी चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस, बस यही दोनों अकाउंट बनाने पड़ने थे। लेकिन अब ये अकाउंट उसकी वर्किंग है। अब आप सवाल का जवाब कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे द अमाउंट टू बी चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू डैश, ये है उसका जवाब। अब ये डैश को फाइंड करने के लिए अब आप बनाएंगे नीचे टी अकाउंट, बैड डेट्स का भी, प्रोविजन का भी, रिसीवेबल की भी वर्किंग बनाएंगे, जो कुछ भी करना है करेंगे, यह है वर्किंग। यहां से एक जवाब अखज करेंगे और ऊपर जाकर डाल देंगे द अमाउंट टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस इज दिस। अब वो सिर्फ उस एक लाइन का नंबर नहीं दे रहा, उस लाइन के नीचे जो आपने वर्किंग किया वो उसको देख के नंबर दे रहा है। अब अगर आप किसी साथ वाले से पूछ के एक लाइन लिख दें द अमाउंट टू बी चार्ज इज रुपीज 5 लाख, कितना है 5 लाख, ठीक है 5, तो नंबर दे देगा? नहीं, वो कोई नंबर नहीं देगा, वो कहेगा जी वर्किंग कितने। हाउ डिड द कैंडिडेट कंप्यूट के 5 लाख, वर्किंग दिखाएंगे, वो वर्किंग चेक करेगा, वर्किंग का नंबर देगा, फिर उसका आंसर तस्लीम करेगा। एग्जामिनेशन में, आई कैप के एग्जामिनेशन में आंसर के कोई नंबर नहीं होते हैं, प्रोसेस के नंबर होते हैं। अगर आपका जवाब बिल्कुल टैली है, हो सकता है आपको कोई नंबर ना मिले क्योंकि पीछे प्रोसेस गलत था। भाई अगर आपने गलत प्रोसेस से इत्तफाकिया सही जवाब निकाल लिया है, नंबर थोड़ी दे देगा वो आपको। मतलब ये वो वाला एग्जामिनर नहीं है जो जवाब टैली करके नंबर दे देता है वो वाला एग्जामिनर नहीं है, ये एक एक लाइन को चेक करता है कि आपने ये सवाल किया है, कैसे किया है, वर्किंग ठीक बनाई है, ठीक वर्किंग के ठीक नंबर दे देगा, गलत वर्किंग के नंबर काट लेगा और जो नंबर बनते हैं वो दे देगा। इतना एहतियात से ये एग्जामिनर पेपर चेक करता है, यू कांट इमेजिन कि उसके बावजूद बच्चे फेल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक सवाल हल करना शुरू किया, जैसे यही सवाल है। अब आप प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ओपनिंग प्रोविजन लिखेंगे। ओपनिंग प्रोविजन कैसे निकालेंगे, 5,58,800 का आपने 2 से किए, 31,800 का 100% ले लिया, 5,27,000 का 4% ले लिया, दोनों को जमा किया। फर्ज करें ये 4% लेते हुए आप कैलकुलेटर गलत कर बैठे, को गलत बटन दबा बैठे और वो 4% की जगह 14% हो गया। अब गलत ओपनिंग निकल आई, ठीक है, तो फॉर द ईयर का जो प्रोविजन में से बैलेंस निकलेगा, जो बैड डेट्स में जाना है वो गलत निकलेगा, जो बैड डेट्स में से जो पैसे एसोसिएशन में जाने वो गलत निकलेंगे। सब कुछ गलत हो गया, सबके नंबर देगा, सिर्फ ओपनिंग के नंबर काट लेगा, क्योंकि गलती कहां हुई है। फिर उस गलत ओपनिंग को पकड़ के तो सवाल ठीक ही हल किया ना, यानी गलत ओपनिंग जो कैलकुलेट किया है उस गलत नंबर को लेके आगे का तो सवाल ठीक हल किया ना, तो बाकी सारे सवाल के नंबर देगा, उस ओपनिंग का नंबर काट लेगा। यस यस, वो गलत ओपनिंग के हिसाब से सवाल को सॉल्व करेगा और देखेगा कि इसने ये गलत ओपनिंग पकड़ के आगे सवाल ठीक हल किया है, जो ठीक हल किया उसके नंबर दे देगा और जो गलत किया उसके नंबर काट लेगा। ये एग्जामिनर ऐसे चेक करता है क्वेश्चन, ऐसे नहीं देखता कि शुरू में गलती हुई है तो सारा सवाल काटा मार दो, नहीं ऐसे नहीं करता जी। उसको जितने भी पैसे मिलते हैं वो इतनी एहतियात से ये पेपर चेक होता है, फिर बच्चा फेल हो जाता है। आप सोचें, का मतलब है कि नलायकी किसकी है, हमारी साड़ी नलायकी है। ओके, सो इसीलिए वर्किंग के नंबर हैं, और वर्किंग में भी जितनी वर्किंग ठीक है उसके नंबर हैं। तो अगर आप एक सवाल को देखते हैं और देख के आपको लगता है यार ये तो बिल्कुल ही पता नहीं कुछ आता है, गलत गलत ही है, कर दें, क्योंकि जो गलत भी नंबर लेके आपने आगे ठीक किया होगा उसके नंबर मिल रहे होंगे, कर दें।
जितना आ रहा है करते जाएं। इवन इफ मैं कहता हूं कि अगर आपने फर्ज करें एक बड़ा सारा सवाल है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, उसके अंदर कोई एक फिगर ऐसी है, पार्ट ए है सवाल का, एक पार्ट ए है एक पार्ट बी है। पार्ट ए में से जो नंबर निकलना है ना, उसको लेके आपने पार्ट बी हल करना है। और पार्ट ए आपको नहीं आता, बी आता है। पार्ट ए का कोई नंबर एज्यूम करें और बी को हल करें। ये तो आपको नहीं आता, लेकिन आप फर्ज करें कि ए का जवाब है 10,000, तो बी हल कर दे। उस गलत 10,000 को पकड़ के आपने बी तो ठीक हल किया ना, तो बी के नंबर देगा वो आपको। हाँ, उस 10,000 गलत लेने के काट लेगा, जाहिर है वो ए के नंबर नहीं देगा, बी के नंबर दे देगा, तो कहेगा हाँ बी इसने ठीक हल किया। he is testing your knowledge, he is not matching the answers। so आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो हमने कामयाबी के साथ ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। आज हम शुरू करते हैं एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट। ओके, इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब यह है कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को कैश के आने या जाने पर रिकॉर्ड किया जाएगा। सो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के मुताबिक फर्ज कीजिए कि मैंने किसी को 50,000 रुपए की चीजें सेल की हैं और उससे 30,000 रुपए ले लिया है, लेकिन 20,000 का उधार कर लिया। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के मुताबिक मेरी सेल है 30,000 रुपए की, जो पैसे मिले हैं बस वही, बाकी मेरी सेल नहीं है। जब 20,000 मिलेगा तो तब वो भी सेल हो जाएगी, अभी इस वक्त सिर्फ 30,000 रुपये। इसी तरह मैंने कोई खर्चा किया है, जो मैंने पे कर दिया है वो खर्चा है, जो अभी तक पे नहीं किया वो खर्चा कोई नहीं है। ठीक है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इस अकाउंटिंग का नतीजा क्या निकलेगा, आपका नफा नुकसान गलत निकलेगा, गलत प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। मसलन फर्ज करें इस महीने 12 एक साल में 12 महीने थे, आपने 8 महीने की सैलरियां दी हैं, 4 महीने की तनख्वाहें अभी तक दी नहीं है। लोग तो काम कर रहे हैं ना, तनख्वाह ड्यू तो हो रही है ना। आपने जब नफा नुकसान बनाया तो आपने चूंकि पे ही सिर्फ 8 महीने के किए हैं, तो आपने खर्चों में कितनी सैलरियां डाली, 8 महीने की। सेल पूरे 12 महीने की डाली, लेकिन खर्चे चूंकि पे 8 महीने के किए हैं तो 8 महीने के डाले, तो प्रॉफिट ठीक निकलेगा, प्रॉफिट गलत निकलेगा। जो खर्चा पे नहीं किया इसका मतलब ये थोड़ी कि वो खर्चा नहीं है, खर्चा तो है, पे नहीं हुआ, हो जाएगा, खर्चा तो है, उधार कर लिया। इसी तरह इमेजिन के फर्ज करें आपने एक दुकान किराए पे ली है और उसका 2 साल का किराया इकट्ठा पे कर दिया, तो कैश बेसिस के नजदीक क्योंकि पेमेंट हो गई है लिहाजा सारा ही खर्चा है। हालांकि ये इस साल का खर्चा तो नहीं है, इसमें तो अगले साल का खर्चा भी शामिल है, वो तो इस साल का खर्चा नहीं है, तो नहीं आना चाहिए था। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में गड़बड़ है क्या, ट्रांजैक्शन की अकरेंस किसी और टाइम होती है और उसके पैसे किसी और टाइम पे आते हैं या जाते हैं। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग
ट्रांजैक्शन की अकरेंस पे उसको रिकॉर्ड नहीं करती, बल्कि कैश के आने या जाने के वक्त पे उसको रिकॉर्ड करती है, जिससे नतीजा ये निकलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस मिसलीडिंग निकल आता है, गलत निकल आता है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। फर्ज कीजिए कि आपने ईयर 1 में सेल की है ₹1,00,000 की, सारी उधार पे, समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, सारी उधार पे। तो बताएं आप कैश बेसिस में सेल कितने लिखेंगे? नील, अपने पैसे तो आए कोई नहीं, ठीक है। और फर्ज कर लें कि जो चीजें खरीदी हैं, जो परचेज की है, वो की है 80,000 की, और वो सारी कैश पे की है, इसको आप लिखेंगे खर्चा। तो रिजल्ट क्या निकला? 80,000 का लॉस। आपको 80,000 का नुकसान हुआ है? नहीं, आपने 80,000 वाली चीज ₹1,00,000 की बेची है, आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन चूंकि सेल उधार पे हुई है, उसके पैसे भी आए नहीं, तो आपने कहा तो सेल ही नहीं है, तो मेरी आमदनी नहीं है, और जो पैसे दे दिए आपने कहा ये मेरा खर्चा है। गलत नहीं हो गया? अच्छा, अब अगले साल क्या होगा? अब ईयर 2 में आ जाते हैं। फर्ज करें ईयर 2 में फिर ₹1,00,000 की सेल हुई, फिर 80,000 का खर्चा हुआ। अब के सेल कैश पे हुई और पिछला वाला लाख भी मिल गया, तो कैश बेसिस क्या करेगी? इस दफा सेल कितने लिखेगी? और फर्ज कर लें कि इस दफा 80,000 भी पे कर दिया, ठीक है। 80,000 इस दफा भी, पहले भी कैश ही था ना, अभी भी पे कर दिया। अब प्रॉफिट कितना निकलेगा? पहला साल कंपनी 80,000 घाटे में, दूसरा साल कंपनी 1,25,00,000 प्रॉफिट में, दोनों ही गलत। असल में कंपनी पहले साल भी 20,000 प्रॉफिट में थी, कंपनी दूसरे साल भी 20,000 प्रॉफिट में है, और अगर आप इन दोनों सालों के रिजल्ट जमा करें तो कितना प्रॉफिट है? 40,000। 20 पहले का, 20 दूसरे का। लेकिन नजर क्या आ रहा है? पहले साल नुकसान हुआ 80,000 का, आप इसको 80,000 ना समझे, आप इसको 80 करोड़ समझे, और अगले साल मुनाफा हुआ 1,20,000 का। ये तो बिल्कुल ना पिछले साल का रिजल्ट ठीक नजर आ रहा है, ना अगले का ठीक नजर आ रहा है। असल में पहले साल भी 20,000 प्रॉफिट है, दूसरे साल भी 20,000 प्रॉफिट है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैन मिसलीड द रिजल्ट। ईयर ऑन ईयर तो गलत आ रहा है ना। अगर मैं आपको बताऊंगा कंपनी को पिछले साल 80 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो आप तो छत से जा लगेंगे, वही क्या कर दिया मेरी कंपनी में, ऐसा क्या गड़बड़ हो गई है, हम क्या गलत कर रहे हैं, हमें 80 करोड़ का नुकसान हो गया। और अगर ये बताऊं अगले साल की जी इस दफा 100 अरब रुपए का मुनाफा हो गया, 1,20 करोड़ का मुनाफा हो गया, वही ऐसा क्या अच्छा कर दिया मैंने। लोगों की परेशानी देखें क्या होगी, कि क्या हो क्या रहा है ये कंपनी में, कभी 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 ₹0.25 का नुकसान हो जाता है, कभी 1,15 का मुनाफा हो जाता है। असल में पिछली दफा भी 20 करोड़ का मुनाफा हुआ था, इस दफा भी 20 करोड़ का ही मुनाफा हुआ। असल में ना आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, ना आपकी परफॉर्मेंस बुरी हुई है, आप परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली चला रहे हैं। पिछले दफा भी 20 का मुनाफा था, इस दफा भी 20 का ही मुनाफा। बात समझ रहे? नहीं करते। नहीं करते। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसके बरक्स क्या कहती है? वो कहती है देखो, ट्रांजैक्शन को कैश के आने जाने पे रिकॉर्ड नहीं करते, ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन के अकर होने पे रिकॉर्ड करते हैं। चीज बिकी है तो लिखो कि सेल हुई है, भले पैसे मिले या नहीं मिले, मिल जाएंगे उधार पे बेची है तो। इसी तरह खर्चा हुआ है, लिखो कि खर्चा हुआ है, भले पैसे दिए हैं या दे देंगे, उधार हो गया होगा। इसी तरह जब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हम फॉलो करेंगे तो हमें सही रिजल्ट मिलेंगे। अब यही चीज अगर एक्रूअल से होती तो मैं कहता ₹1,00,000 की सेल, 80,000 का प्रॉफिट, कॉस्ट 20,000 का प्रॉफिट, और यहां भी कहता है ₹1,00,000 की सेल, 80,000 की कॉस्ट, 20,000 का प्रॉफिट। सही रिजल्ट आया सामने मेरे। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के नजदीक ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब ट्रांजैक्शन अकर हो जाए, ना कि तब जब उसके पैसों का लेन देन हो जाए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? अगला कॉन्सेप्ट जो इसमें शामिल होता है वो है
मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई जब तुमने नफा नुकसान निकालना है, प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो आमदनियां और खर्चे मैच करो। यानी अगर तुम 2020 का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो तो आमदनियां कौन सी लोगे? 2020 की। और खर्चे कौन से लोगे? 20 के। 21 का खर्चा तो नहीं लेंगे, 19 का खर्चा भी नहीं लेंगे, 20 का लेंगे। 20 की आमदनी 20 के खर्चे मैच कराएंगे तो सही प्रॉफिट निकलेगा। एक्रूवल के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे हो, वहां तो मैचिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। वहां तो कैश के हिसाब से, अभी जब पैसे दिए तो खर्चा है, वहां तो मैचिंग की बात नहीं हो रही है। फर्ज करें मैंने 2019 में अगले 3 साल का किराया पे कर दिया, तो कैश बेसिस के हिसाब से तो सारा ही खर्चा हो गया। मैचिंग सब कहेगा नहीं, 19 में तो सिर्फ 19 का खर्चा आना है, 20 और 21 इस साल का खर्चा। ठीक है तुमने पेमेंट कर दी है, लेकिन वो इस साल का खर्चा नहीं है, वो तुमने एडवांस दे दिया है अगले सालों का, वो तुम्हारा एसेट है, प्री पेमेंट है, तुमने प्री पे कर दिया है, तुमने एडवांस में पे कर दिया है, वो तुम्हारा खर्चा नहीं है। तो प्री पेमेंट का आइडिया आपको हुआ? प्री पेमेंट क्या चीज है? जो पैसे आप एडवांस दे देते हैं। जैसे आप मोबाइल में प्रीपेड कार्ड लोड करते हैं, तो प्रीपेड का क्या मतलब है? क्या आप एडवांस पे करते हैं ना, अभी आपने कोई फोन नहीं किया, आप पहले एडवांस पेमेंट करते हैं, कार्ड लोड करते हैं, तो आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाता है। प्रीपेड, पहले से अदाशुदा, अभी खर्च नहीं हुआ वो, ठीक है। इसी तरह आपने अगले साल का किराया भी अभी दे छोड़ा है, प्रीपेड, अभी खर्च नहीं हुआ ये। तो मैचिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि तुम जिस साल की आमदनियां लिखोगे उसी साल के खर्चे भी लिखोगे, और एक साल में उस एक ही साल की आमदनी और खर्चे आने चाहिए, अगले पिछले सालों के नहीं आने चाहिए। और ये मैचिंग आप अचीव नहीं कर सकते अनलेस कि आप एक्रूवल बेसिस फॉलो करें, क्योंकि एक्रूवल बेसिस के बगैर मैचिंग हो ही नहीं सकती। कैश बेसिस पे तो मैचिंग हो ही नहीं सकती, एक्रूवल बेसिस ही है जो मैचिंग करा के देती है। लिहाजा मैचिंग का कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट ही है जिसके नतीजे में ये चैप्टर वजूद में आया है, एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट। यानी हम जब कोई खर्चा पे करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें से एडवांस खर्चा कितना है, यानी प्री पेमेंट कितनी है, उसको इस साल का खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसी तरह हम देखेंगे कि एडवांस इनकम भी तो हो सकता है आ गई हो, प्रीपेड इनकम भी तो हो सकती है ना। यानी किसी ने मुझे, जैसे आपने मोबाइल में कार्ड लोड किया, आप सोचें कि आप एक टेलीकॉम कंपनी है, मसलन आप जैज हैं, आप जोंग हैं, आज आपका साल का आखिरी दिन है, 30 जून आपका ईयर एंड है, ठीक है। रात को 12 बजे वो तमाम कस्टमर्स जिन्होंने अपने मोबाइल में कार्ड लोड कर रखे हैं लेकिन अभी इस्तेमाल पूरे नहीं किए, वो उनके जितने भी प्रीपेड बैलेंसेस हैं, क्या वो आपकी आमदनी है? वो आपकी इनकम कोई नहीं है, क्योंकि वो एडवांस पैसे आपको मिले हैं, वो पैसे आपने एडवांस में वसूल कर लिए हैं, वो आपकी आमदनी कोई नहीं है, वो प्रीपेड इनकम है, पहले से मिली हुई आमदनी है। अभी आमदनी कोई नहीं बनी वो आपकी, अभी वो लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? इसके बदले अभी आपने उनको सर्विसेज देनी है, नेटवर्क प्रोवाइड करना है जिसके मदद से वो कॉल कर सकें, या उनको डेटा सर्विस देनी है जिसकी मदद से वो इंटरनेट यूज कर सकें। वो सर्विस अभी देनी है आपने, पैसे उन्होंने एडवांस जमा करा छोड़े हैं आपको। ये क्या है? प्रीपेड इनकम। इसी तरह है प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड इनकम को हम अपनी इनकम नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो एडवांस इनकम है, अगले साल की इनकम है। उसको कब इनकम बनाएंगे? अगले साल। कब? जब वो प्रीपेड नहीं रहेगा, यानी जब वो यूज हो जाएगा। आपके मोबाइल में 100 रुपए का बैलेंस है, आपने किसी को फोन मिलाया,
और उसमें से 20 रुपए इस्तेमाल हो गए, तो ये 20 रुपए उसकी आमदनी है क्योंकि इसकी उसने सर्विस दे दी है। बाकी 80 रुपया उसकी सर्विस अभी तक उसने नहीं दी, वो उसका अभी तक आमदनी नहीं है। तो प्रीपेड इनकम भी आपकी इनकम नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस भी आपका एक्सपेंस नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस इज एडवांस एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम इज एडवांस इनकम। इसके उलट, यानी प्रीपेड के उलट, ये प्रीपेड इनकम क्या है? ये आपकी लायबिलिटी है। ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? ये आपका एसेट है। इसके उलट जो टर्म इस्तेमाल होती है वो है एक्रूड। ACCRUED, एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड इनकम किसी चीज का एक्रू होने का मतलब होता है उसका ड्यू हो जाना, उसका पैदा हो जाना। मसलन आप एक रेस्टोरेंट में गए, आप एक कैंटीन पे गए, आपका वहां उधार चलता है फर्ज करें। अब आप कैंटीन है, आप अपने आप को कैंटीन ओनर समझें, आपके पास एक कस्टमर आया, उसने आके आपसे कुछ स्नैक्स वगैरह लिए और 200 रुपए की चीजें खा के वो चला गया। उसने कहा पैसे आपको हफ्ते बाद दूंगा। ये क्या है? एक्रूड इनकम। ये वो इनकम है जो ड्यू हो गई है, एक्रू हो गई है, पैसे नहीं मिले अभी। उधार पे सेल क्या होती है? रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, सेल्स, एक्रूड इनकम। भाई सेल कर दी है लेकिन पैसे नहीं मिले अभी। एक्रूड इनकम का क्या मतलब है? वो इनकम जो एक्रू हो गई है, ड्यू हो गई है, पैसे नहीं मिले अभी, रिसीवेबल है। ठीक है। और एक्रूड एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो हो गया, अकर हो गया है, दिया नहीं है अभी, यानी पेएबल। ठीक है। सैलरीज, परचेजेस, डेबिट, पेएबल, क्रेडिट, है ना। सो एक्रूड एक्सपेंस मीन एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। और एक्रूड इनकम मीन्स इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। प्रीपेड एक्सपेंस क्या था? एक्सपेंस पेड इन एडवांस। और प्रीपेड इनकम क्या थी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये कॉन्सेप्ट है एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट का। हमें प्रीपेमेंट जो है उसको इस साल का एक्सपेंस नहीं लिखना, वो अगले साल का एक्सपेंस है। इसी तरह जो प्रीपेड इनकम है उसको इस साल की इनकम नहीं लिखना, अगले साल की इनकम है। या वो तब की इनकम है जब मैं उसके अगेंस्ट जो सर्विसेज देनी है वो दे दूंगा, तब की इनकम है वो। इसी तरह एक्रूड एक्सपेंस मेरा आज का एक्सपेंस है, खर्चा मैंने कर लिया, पैसे नहीं दिए, खर्चा हो गया, डालो एंट्री इसकी। इसी तरह एक्रूड इनकम मेरी आज की इनकम है, मैंने कमा ली है, पैसे नहीं मिले, कमा मैंने ली है, पैसे नहीं मिले, एक्रूड इनकम। ठीक है। फर्ज करें आपने बैंक से एक लोन लिया हुआ है, बैंक से एक लोन लिया है आपने
23 अप्रैल को, और बैंक ने कहा जी इसका इंटरेस्ट आपने 6 महीने के बाद मुझे पे करना है, हर 6 महीने बाद आपने इसका इंटरेस्ट मुझे पे करना है। 30 जून को आपका साल खत्म हो गया, कोई इंटरेस्ट आपने पे किया अभी तक? नहीं। 23 अप्रैल को लोन लिया है, 6 महीने पूरे होंगे जाके 23 सितंबर में कहीं, मई जून जुलाई अगस्त अक्टूबर में, अभी तो 30 जून है, 30 जून पे तो आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, तो क्या कोई खर्चा लिखूंगा? लिखूंगा, क्योंकि 23 अप्रैल से 30 जून तक 2 महीने और 7 दिन गुजर चुके हैं। इन 2 महीने और 7 दिन का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है। इंटरेस्ट तो हर रोज पैदा हो रहा है, इंटरेस्ट तो हर दिन का होता है, तो इन 2 महीने और 7 दिनों का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, पे नहीं किया अभी आपने, उसकी पेमेंट अभी लेट है, इंटरेस्ट हो चुका है। अब क्या करूंगा, उसको एक्रूड एक्सपेंस लिखूंगा। एंट्री क्या डालूंगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, एक्रूड एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। कि एक्सपेंस हो गया, अभी दिया नहीं है, पेएबल है, दूंगा, बाद में दूंगा। साल का आखिरी दिन है 30 जून, पूरा महीना बिजली इस्तेमाल कर ली है, लेकिन बिल आएगा जुलाई में, बिल आएगा तो उस बिल को जून का एक्सपेंस होना चाहिए कि जुलाई का एक्सपेंस होना चाहिए? जून का बिल है तो जून का एक्सपेंस, लेकिन बिल तो जुलाई में आएगा, पे भी जुलाई में होगा। तो 30 जून वाले दिन क्या करूंगा? मीटर रीडिंग लूंगा, मीटर रीडिंग से अंदाजा लगाऊंगा कितना का बिल आएगा। भाई पिछला बिल तो है ना मेरे पास, उस पर रीडिंग आ रही होगी, 30 को खुद जाके रीडिंग ले लूंगा और रीडिंग का डिफरेंस निकालूंगा। अच्छा इस महीने इतने यूनिट खर्च हुए हैं, इतने यूनिट का इतना बिल आएगा, और उसके एस्टिमेटेड एक्रूड एक्सपेंस एंट्री डाल दूंगा। लिखूंगा इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस डेबिट, एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल। ठीक है, इस तरह से एक्रूअल का सिलसिला जारी रहेगा। एक्रूड इनकम भी यही बात है। अब फर्ज कर लें कि आप वापडा हैं, आप वापडा हैं, आपने लोगों को बिजली सप्लाई कर दी है, बिल नहीं अभी तक जनरेट हुआ, तो 30 जून वाले दिन बैठ के क्या करेंगे? आप हिसाब लगाएंगे कितनी बिजली है जो हमने बेच दी है, लेकिन उसका अभी तक बिल नहीं भेजा। पैसे कमा लिए लेकिन अभी तक बिल नहीं भेजा। क्या एंट्री डालूंगा? एक्रूड इनकम रिसीवेबल डेबिट, सेल्स इनकम क्रेडिट। भाई मेरी इनकम है। इसी तरह प्रीपेड में आ जाए, आपने अगले 1 साल का किराया इकट्ठा पे कर दिया, अगले 1 साल का, आज साल का पहला दिन है, अगले 1 साल का किराया इकट्ठा पे कर दिया, तो आज क्या एंट्री डालेंगे? प्रीपेड रेंट एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। ये 1 जनवरी को एंट्री हुई, आपका साल खत्म हो गया 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल, कितने महीने गुजर गए हैं? 4 महीने गुजर गए हैं। 4 महीने का रेंट तो अब एक्सपायर हो गया ना, वो तो प्रीपेमेंट नहीं रही, प्रीपेमेंट थी 12 महीने की, आपने 12 महीने का किराया इकट्ठा दे छोड़ा था, अब 4 महीने उसमें से गुजर गए हैं, तो 4 महीने तो खत्म हो गए। अब आप क्या करेंगे? उस प्रीपेड एक्सपेंस में से 4 महीने बाहर निकालेंगे। मैं एंट्री लिख देता हूँ, सबकी एंट्री लिख देता हूँ। एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट टू एक्रूड एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट, और एक्रूड इनकम की एंट्री होगी एक्रूड इनकम रिसीवेबल डेबिट टू इनकम क्रेडिट। इसी तरह ये जो प्रीपेमेंट है इसकी क्या एंट्री होगी? जब मैं पे करूंगा तो मैं लिखूंगा, चलिए मैं नीचे आके बताता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? मैं जब पे करूंगा मैं लिखूंगा प्रीपेड, मसलन रेंट दिया मैंने, मैं लिखूंगा प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। फर्ज करें 1,20,000 रुपए से 10,000 रुपया महीना है, 12 महीने का 1,20,000 आपने दे दिया, 4 महीने बाद आपका ईयर एंड हो गया। 4 महीने तो इस साल का खर्चा है ना, वो तो अगले साल का खर्चा नहीं है, 4 महीने। अब वो तो प्रीपेमेंट नहीं रहा,
मैं लिखूंगा रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट, कितने से? 40,000 से। 4 महीने गुजर गए हैं ना, तो 4 महीने के पैसे अब मैंने निकालने हैं प्रीपेमेंट में से कि यार ये प्रीपेमेंट नहीं रही, यूज हो गई है, 40 निकाल लिए बार। मैंने कहा ये मेरा एसेट नहीं रहा, अब ये एक्सपेंस हो गया। सेम इज द केस विद इनकम। प्रीपेड इनकम को अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं। प्रीपेड इनकम का क्या मतलब है? वो इनकम जो एडवांस मिल गया, अभी कमाई नहीं है, तो उसके लिए लफ्ज अनअर्न्ड इनकम भी होता है, प्रीपेड इनकम। या लफ्ज दूसरा क्या है? अनअर्न्ड इनकम। पैसे एडवांस आ गए हैं, अब पैसे जब आए तो मैंने कहा कैश डेबिट अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट, यानी मेरी लायबिलिटी बन गई ना, कैश डेबिट अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। फर्ज करें ₹1,00,000 से, फर्ज कीजिए कि मैं एक दुकानदार हूं, आपने मुझसे 2 फ्रिज खरीदनी है, एक 60,000 की, एक 40,000 की है। आप मुझे एडवांस पैसे पकड़ा के भाई ये ₹1,00,000 रखो, मैं हफ्ते बाद आके फ्रिज खरीद लूंगा आपसे, खरीदूंगा, एडवांस दे दिया, ठीक है। अब मैंने एडवांस की एंट्री क्या डाली? कैश डेबिट अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। उसने कहा यार फ्रिज मेरी मंगवा लो, फलाना मॉडल तुम्हारे पास कोई नहीं पड़ा, मैं तुम्हें पैसे एडवांस देके जा रहा हूँ, मंगवा लो, जब आए मुझे बताना, मैं आगे ले जाऊंगा। अभी पैसे आ गए, फ्रिज तो है ही नहीं मेरे पास, तो अभी मैं पीछे ऑर्डर करूंगा, वो हफ्ते 10 दिन बाद आएगी, फिर उसको बुलाऊंगा कि हाँ भाई ले जा, अभी तो एडवांस आया हुआ है। तो मैंने कहा कैश डेबिट अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। फिर फर्ज करें एक फ्रिज आ गई और मैंने कहा भाई एक फ्रिज चुकला आ गया, वो आगे ले गया, एक 60,000 वाली, एक तो मैंने अर्न कर लिया ना, तो मैं क्या करूंगा? अनअर्न्ड इनकम डेबिट, लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट। कहूंगा भाई 60 मेरी इनकम हो गई है, 60 मैंने काम कर दिया 60 का, बाकी 40 अभी भी मेरी अनअर्न्ड है। इस तरह से इसका भी सिलसिला जारी रहता है। ओके, ये है वो पूरा सिनेरियो जिसमें अनअर्न्ड इनकम और प्रीपेड इनकम को जेर बहस लाया जाता है। ये बात अगर आपको वाज़ेह हो गई है तो बहैसियत टॉपिक ये बात पूरी हो गई। यानी अनअर्न्ड इनकम और प्रीपेड इनकम यही चीज होती है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। एक्रूड इनकम और एक्रूड एक्सपेंस यही चीज होती है। मैचिंग क्या होती है आपको पढ़ लिया, कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है पढ़ लिया, एक्रूड बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है पढ़ लिया, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली हमने सारी बात सीख ली है, अब हमने करने हैं इसके सवाल, वो इंशाल्लाह हम कल से आगाज करेंगे। ओके।